नमस्कार, टीवी 6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इन राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक अलग अलग वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। तो कैसी है चुनावी तैयारी और कितने बदले समीकरण, जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। लेकिन उससे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप टीवी 6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भोपाल से भरत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वहीं रायपुर से आवेश तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ तस्नीम खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जयपुर से। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 6 न्यूज नेटवर्क पर। और मेरा पहला सवाल भरत जी से। भरत जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो मुद्दों की बात अब की जाएगी, क्योंकि तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया है। अब किन मुद्दों को लेकर जनता सभी पार्टियों से सवाल पूछेगी? देखिए, इस इलेक्शन में बीजेपी के पास बहुत कुछ बताने को, जो भी अपने डेवलपमेंट के जो मुद्दे जो बता रहे हैं, जो उनकी जो योजनाएं चल रही हैं, जिसको लेकर वो पिछले लगभग 2 या 3 महीने चलाया हुआ है। इन्होंने जन आशीर्वाद यात्राएं भी निकाली है। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा उसमें इनको समर्थन नहीं मिला है लोगों का। कांग्रेस के पास इनके 18 साल का, ये जो अब लगभग 18.5 साल हो गया, बीच में अगर 15 महीने की सरकार अगर शिवराज उनकी कमलनाथ की अगर हटा दें तो ये चौथा टर्म है बीजेपी का लगातार। तो इनके इतने लंबे समय के कार्यकाल में जो भी परेशानियां लोगों की रही, वो एक कांग्रेस के पास आधार है अपने चुनाव प्रचार का। एक चीज। दूसरी चीज है, इतने लंबे समय तक 17 साल तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रहे हैं, तो उस चेहरे से लोगों को इरिटेशन हो रही है। ये एक बड़ा बीजेपी के लिए उस इलेक्शन में ड्रॉबैक है, क्योंकि पिछला चुनाव जो ये हारे थे 19 वाला, 18 वाला, और उसके बाद जब दोबारा इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से जब दोबारा सरकार इन्होंने बनाई, उसके बाद फिर शिवराज सिंह के ही चेहरे को लेकर ये लोग सामने आए। जबकि उस समय शिवराज सिंह से लोगों की नाराजगी थी। बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे लोग चाहते थे शिवराज सिंह सीएम ना बने, लेकिन बीजेपी ने बना दिया। और उसके पीछे एक बड़ा कारण था, उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैकिंग थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। उसके कारण है बहुत सारे जो नाम थे, जैसे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, या बीच में नरोत्तम मिश्रा का भी कुछ दिनों नाम चला था, या जो इस समय पार्टी अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनका नाम चला। तो ये सब, इसमें से 3 लोग तो ग्वालियर चंबल के हैं, और सिंधिया कभी नहीं चाहते कि ग्वालियर चंबल का कोई भी नेता इतना बड़े कद का हो जिसके सामने उनका कद छोटा पड़ जाए। इसीलिए वो शिवराज सिंह को लेकर चले। तो ये जो नाराजगी जो लोगों की है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि हमने शिवराज सिंह को चुनाव हराया है, अगर उसके बाद दोबारा बीजेपी ने उनको जनता के सर पर बिठाया तो ये लोगों में नाराजगी है। और तमाम जो सर्वे पिछले 3-4 महीने से जो बीजेपी करवा रही है, उसमें ये बात निकल के सामने आई है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आते हैं तो वो शिवराज सिंह का एक बार भी नाम नहीं लेते, शिवराज सिंह की किसी भी योजना का एक बार भी नाम नहीं लेते, क्योंकि उनको ये पता है कि जनता शिवराज सिंह के चेहरे से नाराज है। जी जी। और वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, आवेश जी, तो छत्तीसगढ़ के क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं जो जनता को प्रभावित करेंगे? गीतू जी, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ। पिछले 2 दशकों से मैं चुनाव कवरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला चुनाव है जो बेहद नीरस नजर आ रहा है। माने जनता, अब इलेक्शन की तारीखों की भी घोषणा आज हो गई, लेकिन कहीं से भी कोई जनता में उत्तेजना हो, चुनाव को लेकर के कोई आकर्षण दिखाई दे रहा हो, ऐसा कहीं नहीं है। एक चीज, जहां तक मुद्दों का सवाल है, दरअसल हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को पूरी तरह से मोदी मय करके स्थानीय मुद्दों की अनदेखी कर दी। और जबकि छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था, वहां पे कई मुद्दे ऐसे थे जिन पर वो खेल सकती थी बीजेपी, अच्छा गेम खेल सकती थी। तो स्थानीय नेताओं और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी की गई। आज नड्डा जी का अभी ट्विटर पे वो भी आया है बयान
कि हम मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ेंगे, तो दरअसल यहाँ पर पूरा मुकाबला भूपेश बघेल वर्सेस मोदी हो गया है छत्तीसगढ़ में, कि भूपेश बघेल और मोदी जी के बीच भिड़ंत हो रही है, और जिसमें भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ियावाद मोदी जी के हिंदुत्व से लड़ रहा है। और निश्चित तौर पे जब कहीं पर भी, देश में कहीं पर भी जो स्थानीयता होती है, जो क्षेत्रीयता होती है, वो अन्य कोई भी उससे मुकाबला करने आ जाए, धर्म आ जाए, संप्रदाय आ जाए, जाति आ जाए, उससे आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ का छत्तीसगढ़ियावाद बहुत मजबूती से दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज यह नहीं भूलना चाहिए कि जो बिहार में जाति जनगणना हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में चूंकि बड़ा मुद्दा रहा है, यहाँ पर विधानसभा से पारित होने के बावजूद नया आरक्षण जो था पूरा का पूरा, वो गवर्नर ने रोक के रखा है कई महीनों से। और भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जाति जनगणना कराएंगे। बता दूं अपने दर्शकों को कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बिहार से भी पहले जातीय सर्वे हो चुका है, और उसके आधार पर विधानसभा में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की मांग भी पूरी कर ली गई। तो यह पूरा इलेक्शन छत्तीसगढ़ का ओबीसी आरक्षण, छत्तीसगढ़ियावाद और भूपेश बघेल का अपना कद, इन तीनों चीजों पर सिमट कर रहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी दिक्कत, आज टिकटों की घोषणा हुई है, उनके पूरे 90 सीटों पर टिकटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष तक को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया, जो कि सांसद भी है। उसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री थी, उनको भी उतार दिया गया विधानसभा में, दो अन्य सांसदों को उतार दिया गया, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को उतार दिया गया। तो दरअसल और है क्या कि सांसद खुद भी पशुपेश में है कि हमको क्यों चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। लोगों को, सांसदों को यह लग रहा है कि अगर चुनाव हार गए कहीं पे, तो उनका कैरियर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, कई नए चेहरे हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए, और हर जगह कम से कम आधा दर्जन जगहों पे, तो पिछले कल 2 दिन की बात बता रहा हूं, 7 उम्मीदवार ऐसे होंगे कि जिनके खिलाफ पब्लिक बहुत उद्वेलित है। भाजपा कार्यालय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का लगातार घेराव कर रही है पब्लिक। तो अभी देखना है आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल अब कांग्रेस कब तक उम्मीदवारों की घोषणा करती है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकेगा आगे क्या। बिल्कुल राजस्थान की बात कर लेते हैं। तस्नीम जी, राजस्थान में हम कौन से ऐसे मुद्दों को माने जो कि चर्चा में रहेंगे या छाए रहेंगे? यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार गहलोत ने जो छेड़ रखा है, वो ओपीएस का मुद्दा है। तो ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों के लिए, जिसको लेकर लगातार मांग उठ रही है। लगातार राहुल गांधी भी इसके बारे में बोलते रहे हैं, और अशोक गहलोत जो है लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होते रहे हैं कि वो ओपीएस लागू करना चाहते हैं, और केंद्र सरकार उनके साथ वो ओपीएस की योजना सभी सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू करे। तो कर्मचारी बड़ी उम्मीद के साथ इन चुनावों को देख रहे हैं, क्योंकि जो ये एक तरह से गहलोत ने एक पुराना एक जिन्न जो है वो बाहर निकाल दिया है। तो ये सारे मुद्दों से ऊपर जो बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर हम देखते हैं ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। तो लोग जो कर्मचारी है वो लगातार, अभी दिल्ली भी गए थे, हम देखते हैं कि 1.5 महीना हुआ है, तब उन्होंने राजस्थान से जाकर कर्मचारियों ने दिल्ली में भी धरना दिया था कि ओपीएस जो है केंद्र सरकार है वो लागू करे, या फिर भाजपा भी अपने घोषणा पत्र में इस चीज को शामिल करे। आज हम अगर लिस्टों की बात करें, आज राजस्थान में भी 41 उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा ने जारी कर दी है, और उसमें सांसद दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी उतारा है 41 नामों में। हालांकि अभी उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा जाएगा। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झूठवाड़ा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो जयपुर का, और वहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की हम बात करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो उनके पास हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। उनको हमने जब भी सुना है तो वो कभी किसी मुद्दे पर बात करते हुए नजर नहीं आते हैं, या हम केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर चले कि राजस्थान को लेकर केंद्र सरकार ने क्या किया या केंद्रीय मंत्रियों ने क्या किया, तो उसका जवाब भी उनके पास में नहीं होता है अमूमन।
तो हिंदुत्व के साथ अगर वो लड़ रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, तो ये देखना बड़ी बात होगी, क्योंकि मुद्दे जो है इस बार हम देखते हैं कि इस बार मुद्दे लोग देख रहे हैं कि मुद्दे क्या है, आपके पास मुद्दा क्या है, लोग पूछ रहे हैं कि मुद्दा क्या है। क्योंकि राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर काफी विकास कार्य हुए हैं। इसके अलावा देश की जो सबसे बड़ी योजनाएं हैं वो राजस्थान में चलाई जा रही हैं जनता के लिए, और सीधा जनता को लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है, सीधा जनता को लाभ मिल रहा है। तो उसे लेकर जनता कहीं ना कहीं अवेयर नजर आ रही है। तो वो पूछते कि आपके पास मुद्दा क्या है। और जब हम बाहर निकलते हैं, सड़कें हम देखते हैं, तो वो मुद्दे जो है उन सड़कों पर नजर आते हैं कि क्या हुआ है, क्या किया गया है, या क्या किया जाना है, जनता के मुद्दों पर क्या किया जाना है। इसके लेकर इस बार कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। हालांकि कांग्रेस पहले भी काम कराती रही है, लेकिन प्रचार जो है, प्रचार हमने पहली बार देखा है कि कांग्रेस इस तरह से राजस्थान में प्रचार करती रही है। हम यहाँ पे गहलोत को कांग्रेस का नेता, गहलोत जो है वो कांग्रेस के नेता हैं, वो गांधीवादी नेता माने जाते हैं हमेशा से, और उनको प्रचार का इतना हम करते हुए हमने कभी नहीं देखा इतने सालों की पत्रकारिता में। तो साधारण तरीके से काम किया है उन्होंने, और साधारण तरीके से जनता तक का काम किया है। लेकिन उनका प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के सामने हमें हमेशा कमजोर रहा है। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस राजस्थान में उतर रही है। अभी हालांकि कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों की लिस्ट आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें, जैसे दूदू से भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन दूदू में पहले से ही बाबूलाल नागर हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उन्होंने पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव वहां से जीता था। तो वो उनकी सीट हमेशा पक्ष मानी गई है दूदू से। तो यहाँ देखना की बात होगी कि भाजपा कितनी सीटें निकाल सकेगी अब। जी भरत जी, पिछली बार हमने देखा था कि जनादेश कांग्रेस को दिया था मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद बाजी पलट गई और एक बार फिर से बीजेपी ने शासन किया। तो क्या लगता है इस बार जो जनता जनादेश देगी वो पूर्ण बहुमत होगा किसी भी पार्टी के लिए? बहुमत तो पिछली बार भी था, लेकिन बीजेपी भी बॉर्डर पे थी। इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ इलाके हैं जहां पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था, जिसमें हम विंध्य की बात करें, सेंटर उत्तर मध्य प्रदेश की बात करें जिसको मध्य भारत बोला जाता है, और बुंदेलखंड, ये 3 इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी ने काफी अच्छा किया था, जिसमें विंध्य में तो लगभग 80% सीटें वो जीत के आए थे। तो बीजेपी को जो ग्रोथ मिली थी वो विंध्य के इलाके से ही जाके मिली थी। लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि विंध्य में इनके नाराजगी काफी अधिक है, और जो विंध्य के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये सीटें उलट भी सकती हैं। अगर ये उलटती हैं तो अभी जो बीच में जो सर्वे आए हैं, कुछ जो अलग अलग चैनलों ने किए हैं और अलग अलग एजेंसीज ने, उसके हिसाब से चंबल और मालवा जो आरएसएस का गढ़ है, वहाँ कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है। मतलब पिछली बार भी कांग्रेस ने अच्छा किया था, इस बार कांग्रेस की सीटें उसमें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। चंबल में पिछली बार इनकी जो सीटें थी वो लगभग 7 थी 2018 में। बाद में जब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद 17 सीटें दोनों की हुई, लेकिन चंबल में पहले भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इस बार सिंधिया की वजह से वहां पर बीजेपी के अंदर घमासान बहुत अधिक है, क्योंकि सिंधिया के जो समर्थक हैं वो अभी तक अपने आप को बीजेपी में एडजस्ट नहीं कर पाए, और बीजेपी के लोग उनको एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। ये एक बड़ा अजीब टाइप की विडंबना है। और अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अगर आज की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो केवल तुलसी सिलावट जो इनके मंत्री हैं, जो सिंधिया समर्थक हैं, उनको छोड़कर अभी सिंधिया किसी समर्थक को टिकट नहीं मिला है। तो अब इसके क्या रिएक्शन होंगे ये मुझे लगता है थोड़ा सा, और इसको क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की टिकट कटने की संभावना है, ऐसा भी खबरें हैं। तो जब तो मुझे लग रहा है कि कुल मिला के जो इस बार जो मैंडेट होगा वो ठीक ठाक होगा। जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि शिवराज सिंह जो फेस है, देखिए शिवराज सिंह बीजेपी के लिए दोनों तरीके से परेशानी का कारण है। अगर वो फेस लेके चलते हैं तो परेशानी है, क्योंकि उस चेहरे से लोग डरे हुए हैं। बीजेपी उनके फेस को सामने नहीं किया हुआ है, ये इसके बाद भी लोगों को ये डाउट है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो जैसे पिछली बार शिवराज सिंह को दोबारा सीएम बना दिया गया, शिवराज सिंह को फिर सीएम बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो उनका अपना जो वर्ग है, जो खासतौर पर जिस ओबीसी वर्ग के वो नेता है,
उस ओबीसी के बीच में ये मैसेज चला गया है कि बीजेपी जीते हारे शिवराज सिंह सीएम नहीं बनेंगे। तो ये एक अलग तरीके का मैसेज उस वोटर के बीच में पहुंच गया है, तो वो वोटर भी इनसे छिटक सकता है। और ये जो सेंटर का इलाका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पिछली बार भी मतलब हमेशा बीजेपी यहाँ पर बहुत अच्छा करती रही है, चाहे बीजेपी कितनी भी बुरी स्थिति में हो, ये मध्य भारत के इलाके में बहुत अच्छा कर रही है। और अगर ये शिवराज सिंह का जो मैसेज गया है, तो ये भी हो सकता है कि मध्य इलाके में बीजेपी लूज करे। और अगर ये लूज करती है तो जो आप कह रही हैं वो निश्चित तौर पर हम ये मानेंगे कि ये जो डिफरेंस होगा वो जो सीटों का, वो बढ़ सकता है। जो अभी लोग जो नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर थोड़ा भी अगर अंतर आता है, क्योंकि देखिए पिछली बार बीजेपी का वोट अधिक था लेकिन सीट कांग्रेस की अधिक थी। इस बार जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें 1 से 1.5% वोट का डिफरेंस बताया जा रहा है। और अगर मेरा ये मानना है कि शिवराज सिंह फैक्टर अगर काम करता है बीजेपी के अंदर, क्योंकि शिवराज भाई बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि शिवराज सीएम बने, तो शिवराज भी नहीं चाहते कोई दूसरा सीएम। तो ये जो इनके बीजेपी के अंदर जो इस बार जिस तरीके का अंतर्द्वंद देखने को मिल रहा है और जिस तरीके की लड़ाई देखने को मिल रही है, उसका नतीजा ये हो सकता है कि ये जो डिफरेंस है जो 1 और 1.5% का बता रहे हैं, ये वोट परसेंट बढ़ के 3 और 4% भी हो सकता है। और अगर इतना होता है तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी लगभग 2003 की जो कांग्रेस की स्थिति थी वहां तक पहुंच जाएगी, जहां पर ये 40-50 सीटों तक के बन जाएगी। जी आवेश जी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चुनावी समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं? ये देखिए, चुनावी समीकरण यहाँ पे तो मैं भविष्यवाणी मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात साफ है कि भूपेश बघेल ने जिस तरह से पिछले 5 सालों में यहाँ पे काम किया है, खासतौर से किसानों के लिए किया है, मजदूर वर्ग के लिए किया है, तो छत्तीसगढ़ चूंकि किसान आदिवासी बहुल राज्य है, तो उनको एक सामान्य सी बात है कि वो एक झुकाव जो है मुख्यमंत्री की अपनी पूरी शख्सियत को लेकर के है। और एक महत्वपूर्ण बात ये तो जो कि मुझे किसी अन्य राज्य में दूर दूर तक नहीं दिखाई दी, भूपेश बघेल ने पिछले 1.5 साल से जो छत्तीसगढ़ की अलग अलग विधानसभाओं में दौरा किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी चर्चा न तो टीवी चैनल पे होती है, न तो अखबारों में होती है, न तो कांग्रेस पार्टी खुद भी करती है। लेकिन यह सच्चाई है कि भूपेश बघेल ने जो भेंट मुलाकात की पिछले 1.5 सालों में, उससे जनता के बीच एक गहरा विश्वास गया कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे बीच आता है, ऑन द स्पॉट समस्याएं सुनता है और वही समाधान करता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है, मेरा अपना मानना है कि जब तक आप सड़क पर नहीं उतरते, कोई भी राजनीतिक पार्टी सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं करेगी, तब तक जनता के बीच अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगी। भाजपा ने सड़क पे उतर करके छत्तीसगढ़ में कम से कम कोई बड़ा आंदोलन पिछले 5 सालों में नहीं किया। और दूसरी बात यह नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में अगर रमन सिंह पराजित हुए तो उसके पीछे न केवल 15 साल का एंटी इनकन्वेंसिंग था, बल्कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए प्रधानमंत्री बनकर के, उसके बाद उन्होंने रमन सिंह की सरकार में जो जो भाजपा के घोषणा पत्र में था सबको खारिज करते चले गए। भले बोनस का मामला हो, चाहे किसानों को धान का समर्थन मूल्य देने का बात हो, चाहे वजीफा का बात हो, तो जबकि रमन सिंह बार बार मांग करते रहे कि मोदी जी से कि आप कृपया इन घोषणा पत्र के मुद्दों को पूरा करिए। तो दरअसल अभी तक कांग्रेस बार बार कहती है कि बताइए आप लोगों की सरकार थी, आपने तो एक वादा पूरा नहीं किया, आपको वोट क्यों कर मिलना चाहिए था। तो वो चीज अविश्वास का जो एक वातावरण बन गया बीजेपी को लेकर, बीजेपी की मौजूदा जो यहाँ की अग्रिम पंक्ति है उसको लेकर के, वो बरकरार है, वो टूट नहीं रहा है, वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। आज टिकटों की जो घोषणा हुई मेरे लिए थोड़ा सा चौंकाने वाली थी, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो 5 बार 6 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार रह चुके हैं। लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और नड्डा ने कम से कम जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनको मोदी पर खुद पसंद नहीं करते, उनके टिकट नहीं कटे हैं। और कई ऐसे लोग आ गए जो बिल्कुल भी जनता नापसंद करती है, वो लगातार विरोध कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस में कम से कम एक बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, किसानों के नेता हैं, तो उनको लेकर के एक कम से कम सहमति है कि नहीं, नेतृत्व को लेकर के किसी प्रकार की रार नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एक जगह पे है। यह जरूर है कि संगठन का, खासतौर से जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिस तरह से बीजेपी में हस्तक्षेप है उससे थोड़ा कम कांग्रेस में है, जो दिखाई भी देता है, वो समझ में भी आता है।
अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों को घोषित करती है अलग अलग 90 सीटों पर, उससे बहुत कुछ समझ में आएगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, आगे दिखती है, नजर आती है, और इसकी जो वजह है मुख्यमंत्री का नेतृत्व और छत्तीसगढ़ियावाद, जो कि माने ये अपने अलग फेनोमेनन है। मध्य प्रदेश बगल में है, राजस्थान में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थानीयता बनाम हिंदुत्व की लड़ाई जो है वो साफ दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। जी, तो भरत जी, इस बार जिस तरह से हमने देखा कि जो सीएम फेस है वो भी मध्य प्रदेश में नहीं दिया गया है, बल्कि बीजेपी किसी भी स्टेट में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर सीएम फेस नहीं दे रही है। तो ऐसे में इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 18 सालों तक यहाँ पर सीएम शिवराज ने राज किया है, लोगों के बीच पहुंचे भी हैं और कई जगह बहुत अच्छी पकड़ भी है, तो क्या कारण आपको दिख रहे हैं इसके पीछे? असल में देखिए, इसके 2-3 कारण है। जैसे पिछली बार राजस्थान में यह कहा जाता था कि लोग नारा लगाते थे कि नाराजगी वसुंधरा राजे से है, मोदी से नहीं। इस बार भी इत्तेफाकन जो सर्वे जो मध्य प्रदेश में हुए हैं उसमें भी लोगों का ये कहना है कि उनकी नाराजगी शिवराज सिंह के चेहरे से है, नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी संभवतः इस भ्रम में फंस चुकी है कि वो स्थानीय लीडरशिप को पीछे करके और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ेगी तो वो चुनाव जीत सकती है। देखिए, यही मामला था जिसकी वजह से बीच में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। बीच में एक देश एक जो चुनाव की जो इन्होंने जो बीच में शिगुफे छोड़े थे, उसके पीछे भी यही कारण था, क्योंकि इनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा है जिसके नाम पर लोग वोट दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी डर है, जैसे कर्नाटक में ये चेहरा पिट गया, जैसे हिमाचल में ये चेहरा पिट गया, तो अगर ये चेहरा अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अगर पिटता है, तेलंगाना में भी पिटता है, तो फिर क्या लोकसभा इलेक्शन में या क्या जब आप प्रधानमंत्री का जब चुनाव करेंगे तो क्या उस समय ये चेहरा आप बरकरार रख पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक नए तरीके का मुझे लगता है बीजेपी ये प्रयोग कर रही है स्थानीय नेताओं को खत्म करके। जो देखिए, लंबे समय से जब से मोदी और अमित शाह आए हैं की लीडरशिप बीजेपी की खत्म हो चुकी है। अब जो रीजनल लीडरशिप जो है उसको भी धीरे धीरे वो खत्म कर रहे हैं। अभी जैसे छत्तीसगढ़ या राजस्थान की हमने जो बात सुनी कि सांसदों को और मंत्रियों को उतारा, मध्य प्रदेश में भी उतारा है, लगभग 9 सांसद उतरे हैं। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर जो इनकी कैबिनेट के काफी कद्दावर मंत्री थे उनको इन्होंने उतारा, कैलाश विजयवर्गीय जो महामंत्री थे उनको उतारा। मतलब ये लोग तो विरोध भी कर रहे हैं। इन्होंने तो कहा कि भाई हम अब जनता के पैर इस उम्र में थोड़ी ना छुएंगे जाकर। कैलाश विजयवर्गीय का तो ये स्टेटमेंट था। उसके बाद प्रहलाद पटेल को इन्होंने उतारा, फग्गन सिंह कुलस्ते, लगभग 3 मंत्री इन्होंने मध्य प्रदेश में उतारे हैं। तो उसके पीछे एक कारण सीधा यह है कि एक तो ये अलग अलग इलाकों में है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय मालवा में, इनको लगता है कि वो मालवा के इलाके को थोड़ा सा दुरुस्त कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से खड़ा किया है तो उनको लगता है कि ग्वालियर चंबल को थोड़ा सा वो दुरुस्त कर सकते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, वो महाकौशल के इलाके से खड़ा किया गया है जो कमलनाथ का एरिया है, तो उनको लगता है कि वो आदिवासी नेता है तो शायद आदिवासी इनकी तरफ आ जाएगा। तो ये उनका अपना प्रयोग है। लेकिन इससे एक नए तरीके का इन्होंने कंफ्यूजन भी वोटर के बीच में पैदा कर दिया है। बात है कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो सीएम कौन होगा, उसको लेकर ये सारे चेहरे एकदम से अगर सामने आ जाते हैं तो फिर जो कि ये परंपरा हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी में पहले नहीं थी। पहले विधायक जीतते थे वो मुख्यमंत्री चुनते थे, सांसद जीतते थे वो प्रधानमंत्री चुनते थे। ये बीजेपी ने एक ट्रेंड शुरू किया जबकि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ने लगे। तो अब सवाल है कि जो आपने जो दांव शुरू किए थे या जो आपने जो एक परंपरा शुरू की है उस परंपरा में आप फंस गए। अब आज की तारीख में अगर ये बात होगी कि भाई कौन, तो आपका अपना जो वोटर है, ये इन नेताओं का जो अपना वोटर है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो उनके बीच में भी है। तो उस स्थिति में आप कितना जोड़ पाएंगे लोगों को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। आवेश जी, तो छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर कोई यहां पर सीएम चेहरा नहीं होगा तो क्या लोग कनेक्ट कर पाएंगे? क्या लोग ये समझ पाएंगे कि कौन आ रहा है अगला सीएम? अगर इस कंफ्यूजन में वोटिंग होगी तो आप खुद समझिए कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, एक बात बताऊं कि ये परंपरा जो थी, चेहरा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने वाली जो बात है, ये परंपरा भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अब सबको याद होगा। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे कि एक लगभग यह स्थापित है कि भूपेश बघेल ही यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस जीतती है तो जहां तक भाजपा का सवाल है,
मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा न करना निश्चित तौर पे जनता के बीच बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इसको लेकर के जनता उम्मीद करती थी कि कोई ना कोई एक चेहरा रखा जाएगा सामने। और आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की जो लड़ाई है भाजपा के भीतर, वो बहुत पुरानी है। बृजमोहन अग्रवाल का पूरा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो इसी आस में बीत गया कि अब वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। तो यह बात तो मुख्य खुद स्वीकार भी करी उन्होंने कई बार बातचीत में कि मैं चाहता था कि बनूं, लेकिन नहीं हो पाया, संभव नहीं हो पाया। अब देखना है कि क्या होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह के टिकट के बंटवारे हुए हैं, जिस तरह से जो दिखाई दे रहा है कि कम से कम डॉक्टर रमन सिंह जो यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। अगर भाजपा जीतती है तो किसी नए व्यक्ति को लाकर खड़ा किया जाएगा। एक बड़ी जरूरी बात थी जीतू चौहान, जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, कि जो इलेक्शन की डेट घोषित की गई है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यह जानना कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 20-21 सीटों पे हो रहा है 7 तारीख को, उसके बाद 70 सीटों पे लगभग 17 तारीख को हो रहा है। 17 नवंबर को दिवाली का त्योहार है, 11 तारीख को, 12 को भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि राममय होगा, सब कुछ भक्तिमय होगा। और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला छठ का त्योहार भी 5-6 दिन बाद है, वो हमको लगता है 16 को या 17 को पड़ेगा। तो जो इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स घोषित की हैं उस पर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में चूंकि हो रही है इस बात पे चर्चा कि कहीं ना कहीं से क्या भाजपा को किसी प्रकार का फायदा देने की कोशिश की जा रही है, एज देने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के डेट्स में, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में हो सकता है कि इस पर कांग्रेस पार्टी से बयान भी आएंगे और आने चाहिए। दूसरी चीज जो एकदम साफ नजर आती है छत्तीसगढ़ को देख करके, छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख करके, कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की बात करती है, कहती है हम ही उसके मसीहा हैं। और आलम यह है कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहा है और उनके सारी सीटों के पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। चर्चा इस बात की है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पितृपक्ष बीतने के बाद, श्राद्ध पक्ष बीतने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तो जनता को यह तय करना है कि किसका हिंदुत्व ज्यादा बड़ा है और कौन ज्यादा हिंदूवादी है। तो इस तरह की तमाम चीजें भी मानते हैं जो हिंदुत्व का क्राइटेरिया लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी वो कांग्रेस ने छीन लिया है। मुझे बिल्कुल साफ नजर आता है इसमें। आप छत्तीसगढ़ एक बड़ा उदाहरण है गीतू जी, कि यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ नाम की जो परियोजना शुरू की कि कौशल्या माता का मंदिर बनाया और तमाम चीजें, उसकी तारीफ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सभाओं में किया है उन्होंने। और दूसरी बात, आस्था के जो तमाम केंद्र थे छत्तीसगढ़ के, जो पुराने त्योहार थे जो जुड़े हुए थे संस्कृति से, परंपराओं से, उनका पूरा नए तरीके से उनका पुनर्जीवन किया गया। अब आपको एक छोटा उदाहरण दे, राजिम एक जगह है छत्तीसगढ़ के रायपुर से बगल में, वहां पर बीजेपी मनाती थी राजिम कुंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने तो उन्होंने कहा कि अरे कुंभ क्यों बनाया जाएगा, कुंभ तो इलाहाबाद में होता है, हम यहाँ पे कुंभ नहीं करेंगे। और यहाँ पर शुरू हो गया माघी पुन्नी का मेला, वो जो पुराना प्राचीन मेला था, वहां राजिम में मेला लगता है, सब कुछ वैसे ही होता है, लेकिन उसको माघी पुन्नी मेला कहा जाता है। तो जो पुरानी चीजें थी, धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई, आदिवासी संस्कृति, एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है गीतू चौहान जी, जो जिसका फैसला इस चुनाव में होना है, वह यह है कि आदिवासी वर्सेस जो बीजेपी का मामला है। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह साबित करने की कोशिश करती है कि आदिवासी हिंदू हैं, लेकिन आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग है, खासतौर से बस्तर के आदिवासियों का वर्ग, जो सर्व आदिवासी समाज के कहा सुना मानता है, वह अपने आप को हिंदू नहीं मानता, वह अपने आप को आदिवासी, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी पद्धति है, उस हिसाब से अपने जीवन को जीता है। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में दबाव नहीं डाला किसी आदिवासी पर, कभी नहीं कहा कि नहीं आदिवासी हिंदू हैं। उन्होंने माना इस चीज को कि नहीं, आदिवासी जो है अपने धर्म कर्म को जैसे वो चाहते हैं वैसे करें। और आपको बताऊं, यही छत्तीसगढ़ है, लगातार मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, भले कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस
लगातार धर्मांतरण करा रहे हैं। हजारों परिवारों को जशपुर में, बस्तर में, तमाम जगहों पे उनका धर्मांतरण करके उनको वापस लाने की कोशिश की गई। तो लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में मुसलमान केवल 2% है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो सकती। मुझे लगता है थोड़ी बहुत हिंदू क्रिश्चियन की राजनीति करने की कोशिश की जाएगी, हिंदू ईसाइयों की राजनीति कुछ विधानसभाओं में करने की कोशिश की जाएगी। एक ताजा खबर यह है कि जो बीरनपुर की हिंसा हुई थी, जहां पर मुसलमान कुछ लोगों पे एक बच्चे को मारने, एक लड़के को मारने का आरोप था, दंगा भी भड़क गया था वहां पे जो जिस व्यक्ति के बच्चे की डेथ हुई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो यह साफ है कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह की राजनीति भी होगी छत्तीसगढ़ में, जबकि छत्तीसगढ़ आमतौर पे किसानों का मुद्दा, धान का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण था यहाँ पे। लेकिन मैं अब जैसा कि पहले भी कह रहा था कि छत्तीसगढ़ियावाद वर्सेस भाजपा का जो हिंदूवादी चेहरा है, उसके बीच में यहाँ मुकाबला दिखने को मिलेगा। अब बड़ा मुद्दा ये है आवेश जी कि चुनावी चेहरे जो होंगे, जो प्रचार करेंगे, वो कौन कौन से होंगे? क्या इसको लेकर भी रणनीति बन गई है? देखिए, अभी स्टार प्रचारकों की सूची न तो जारी की है भाजपा ने, न कांग्रेस ने, लेकिन आपको बता दूं कि अभी पिछले करीब 1-1.5 माह के दौरान प्रधानमंत्री का 4 बार दौरा हुआ है। अमित शाह भी लगातार दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने अपना ऑफिस ही बना रखा है, बकायदे पूरा चुनाव गवर्न कर रहे हैं अमित शाह। ये बात तो सामने दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भी वो लगातार दौरे कर रहे हैं। तमाम केंद्रीय नेता यहाँ आ रहे हैं। बढ़िया भरत जी बताएंगे आगे कि मध्य प्रदेश में क्या है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि आदिवासियों को लुभाने की कोशिश मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज ने बहुत की है, तो क्या लग रहा है, क्या रुझान होगा, क्या बीजेपी की तरफ आदिवासी झुका है? असल में मुझे ऐसा बहुत ज्यादा लगता नहीं है। उसका कारण है, जैसे जयस जो एक संगठन बना है, जय आदिवासी संगठन, जो भील और बिलाला, जो मतलब मालवा के इलाके का है, वहां पर फिर से कांग्रेस का उनके साथ गठबंधन हो गया। दूसरा जो गोंडवाना, जो गोंड वाला इलाका है, मतलब मध्य प्रदेश में आदिवासी अलग अलग इलाकों में अलग अलग आदिवासी रहते हैं। तो जो गोंड इलाका जो है, जिसको हम गोंडवाना वाला इलाका बोलते हैं, वो कमलनाथ के प्रभाव वाला इलाका है। और बीच में इन्होंने कुछ कोशिशें जरूर की थी, जैसे इन्होंने भूमि अधिकार पट्टे देने की बात की थी 54 दिन के अंदर। उसके बाद पेसा एक्ट लागू किया इन्होंने। तो ये जो भी कुछ किया, ये सब कोशिशें आधी अधूरी है, क्योंकि भूमि का पट्टा किसी को नहीं मिला। और उसके बाद भी जो इन्होंने जो पेसा एक्ट लागू किया है, उसको लेकर भी आदिवासियों में तमाम सारी मतलब नाराजगी है। फिर उसके बाद एक सीधी का, आपको अगर याद हो, एक पेशाब कांड हुआ था, जिसमें एक बीजेपी के नेता एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब कर रहे थे। तो वो उसकी वजह से एक बड़ा रिएक्शन आदिवासियों के बीच में हुआ है। इस समय मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जो खास तौर पर जो भील और ये इधर की जो मैं बात कर रहा हूँ, मालवा के इलाके में, या ये गोंडवाना, तो पहले से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी इनकी, और वो हालांकि बीएसपी के साथ गई है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा आधार है नहीं। पहले एक समय रहा जब उनके 5-6 बिल्कुल, यानी रणनीति में और बदलाव की जरूरत पड़ेगी बीजेपी के लिए। चुनौतियां भी बहुत रहने वाली हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस मेहनत करती हुई दिख रही हैं, अब देखना होगा किस तरह से आगे की रणनीति होगी, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब दौर शुरू होगा वादों का। जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे ये सभी, ये देखना होगा आने वाले चुनावों में। और आपको बता दें कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।